Okay, students, come back to the next lecture of the fourth unit. Now, we have done over here till fifth initiative corrective action. Next is your potential appraisal. So, the objective of potential appraisal is to develop latent ability of the individual. Latent का मतलब जो छुपी हुई ability है उनको बाहर निकालना. Potential appraisal provide vital information about individual to prepare career plans for him. देखिए पोटेंशियल एक इनर एबिलिटी होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है. हो सकता है किसी में कुछ एबिलिटी लेटेंट है, किसी में दूसरे में है. अगर ये पता लग जाए तो उसको फ्यूचर रोल के लिए उसके पोटेंशियल को हार्नेस किया जा सकता है एंड इट कैन बी फर्दर डेवलप. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है तो आपको ऐसा काम दिया जा सकता है लिखने पढ़ने का. क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल ऑलरेडी है. अगर आपको मौका मिला आप उसको और रिफाइन कर लोगे और अच्छा बेहतर बना पाओगे. पोटेंशियल अप्रेजल इवैल्यूएट्स द लीडरशिप एबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल्स. इट एंश्योर्स अ गुड मैच बिटवीन एम्प्लॉइज पोटेंशियल एंड द जॉब. तो बंदे का जो पोटेंशियल है उसके जॉब की मैचिंग कराई जा सकती है और ये देखा जाता है कि बंदे के पोटेंशियल के कारण वो उस जॉब को और बेहतर कैसे कर पाए. ठीक है. Nowadays organizations are diversifying their operation involving vital changes. Obviously change is the order of the day. Organization change करती रहती है according to the environmental concerns and accordingly the human resources also have to move and they have to also change themselves. To meet this requirement, they need people with courage and capability to meet the challenges. Obviously, ये challenging situations होती है. लोगों को continuously अपनी potential को realize करना पड़ता है, further enhance करना पड़ता है, develop करना पड़ता है, as per the requirement of the organization and the environmental concerns. Therefore, they have to make potential appraisal of the present employees so that they can undertake a variety of tasks. न केवल जो टास्क कर रहा है बल्कि अगर उसमें पोटेंशियल है किसी और भी काम करने का तो उसके लिए भी उसको तैयार करना. दिस इज द मेन emphasis of this particular point, right? So potential appraisal all in all बंदे के inner potentials को realize करते हुए उसको एक बेहतर और effective employee बनाना. This is the main concern in this aspect. So this is the second subsystem of HRD. Third is your career planning. For career makes employee grow in his work lifetime while unplanned career flopped. तो अगर हमें पता हो कि हमें किस प्रकार से आगे अपने करियर में मूव करना. अब एक इंजीनियर को पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग में वो क्या क्या डिग्रियां उसके पास है, फर्दर वो कैसे अपने को अपग्रेड करे कि वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट करियर पाथ को फॉलो करते हुए एक मुकाम तक पहुंचे. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन करियर प्लानिंग इज टू मेक वंस स्वॉट एनालिसिस. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये आप लोगों ने पढ़ाई है. ये करना बहुत जरूरी है जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, क्या क्या अपॉर्चुनिटी और क्या थ्रेट है इसको अपने साथ जोड़ के हम अच्छी तरह एनालाइज. और ये हर लेवल के बंदे पे लागू होती है. ही शुड असेस हिज strength, weakness, opportunity and threats. Obviously, one must plan his career by means of education, training, job search and should acquire work experience. देखिए करियर ऐसे प्लान नहीं होता. करियर आपकी करंट एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपने किस तरह की जॉब चुनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. और आपने वर्क एक्सपीरियंस कितना किया इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा. आप अपना करियर प्लान कर सकते हैं बट यू हैव टू सेट अ डायरेक्शन कि मुझे इस डायरेक्शन में, जब तक आप डायरेक्शन सेट नहीं करेंगे तब तक आप अपना करियर प्लान नहीं कर पाएंगे. और ये जो एजुकेशन, ट्रेनिंग, जॉब सर्च और ये जो एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया ये तभी लागू होते हैं जब हम अपना डायरेक्शन सही दिशा में निर्धारित कर सके, तब ये काम आते हैं. बट अगर हमें डायरेक्शन ही नहीं पड़ा, हमने बढ़ना किस फील्ड करियर में है, किस तरह से ऊपर, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं सीनियर मैनेजर बनना चाहता हूं, तो सीनियर मैनेजर तक पहुंचने के लिए अभी मैं जूनियर लेवल का एग्जीक्यूटिव हूं, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, क्या एजुकेशन लेनी पड़ेगी, क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, किस तरह की जॉब सर्च में करूं कि वाकई में ऐसी कंपनी में जाऊं कि मैं जल्द से जल्द वो मुकाम हासिल कर लूं. ये तमाम चीजें डिपेंड करती है. Employee should trace the career path in his organization available and compare them and join the organization with full devotion. Obviously, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनाते हैं, वर्क करते हैं, तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने कैसे ग्रो करना है अपने करियर में. ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स द यंग प्रॉमिसिंग पर्सन फॉर दे प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस वेज एज पर दे नीड टू प्लान देयर करियर. ऑर्गेनाइजेशन सारी इन्फॉर्मेशन देती है, आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आपको ट्रेनिंग के मौके देती है, आपको ये भी मौका देती है कि अगर आपने ये चीजें अचीव करी, इतना एक्सपीरियंस, इतना एजुकेशन ले लिया, इतनी ट्रेनिंग ले ली,
तो आप इस मुकाम पे इस लेवल इन द हियरार्किकल लैडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाएंगे। तो इससे आप अपने दिमाग में एक पाथ बना सकते हैं, इसको करियर पाथ के थ्रू, करियर प्लानिंग का हिस्सा एक करियर पाथ बना सकते हैं कि मैं 2 साल बाद यहां पहुंचूंगा, 3 साल बाद यहां पहुंचूंगा, 5 साल बाद यहां पहुंचूंगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी मदद करती है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो। नेक्स्ट सब सिस्टम ऑफ एचआरडी है ट्रेनिंग, ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रेनिंग इज एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव करंट और फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज एबिलिटी टू परफॉर्म थ्रू लर्निंग बाय चेंजिंग द एम्प्लॉयज एटीट्यूड और इंक्रीजिंग हिज और हर नॉलेज। तो ट्रेनिंग आपको 2 तरीके से तैयार करती है कि आपका एक एटीट्यूड चेंज करती है और आपकी नॉलेज आपके फील्ड ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन से इन दोनों को एनहांस करती है। न केवल आपकी करंट रिक्वायरमेंट पूरी करती है बल्कि फ्यूचर आने वाले समय में जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको भी ट्रेनिंग के द्वारा पूरा किया जाता है और आपकी लर्निंग होती रहती है और आप खुद को डेवलप करते रहते हैं। दिस इज द आइडिया ऑफ योर ट्रेनिंग। न केवल करंट जॉब में बल्कि फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जो अगर आप करते रहेंगे उस तरह की ट्रेनिंग तो आप अपने करियर में आगे बढ़ते रहेंगे। द नीड फॉर ट्रेनिंग इज डिटरमिन्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। आपकी जो परफॉर्मेंस में कमी है उससे हम अनुमान लगाते हैं कि आपको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ये एचआरडी वालों का ही काम होता है, इसीलिए ट्रेनिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट एचआरडी का सब सिस्टम माना जाता है। नाउ ट्रेनिंग प्रोसेस इंक्लूड्स एक्वायरिंग skill, concepts, attitude for increasing effectiveness in doing a specific job। और तो ट्रेनिंग से क्या होता है, आप रिक्वायर्ड स्किल्स करते हैं, कंसेप्ट डेवलप करते हैं, एटीट्यूड को डेवलप करते हैं और अपने को ज्यादा बेहतर साबित करते हैं फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब और जॉब्स। एक से ज्यादा काम भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, अपने को इफेक्टिव साबित करते हैं थ्रू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोवाइड नेसेसरी इम्पिटस, यानी कि वो फोर्स देती है, इम्पिटस का मतलब फोर्स देना, टू इम्प्लीमेंट चेंज को बदलाव लाने के लिए ट्रेनिंग की बड़ी आवश्यकता है। आपकी एफिशिएंसी, इंप्रूव एफिशिएंसी उसके लिए जरूरी है। मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, ऑब्वियसली मैनेजर को तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों से काम लेना होता है और कोऑर्डिनेट करना होता है। एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली आपका आउटपुट भी इंक्रीज होता है क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बेहतर है तो आपके काम का आउटपुट भी बेहतर होता है। बट यहां पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ट्रेनिंग हर लेवल के आदमी की होती है। एक मैकेनिक की भी ट्रेनिंग होती है, एक शॉप फ्लोर लेवल वर्कर की भी ट्रेनिंग होती है, सुपरवाइजर की भी ट्रेनिंग होती है, एक जूनियर ऑफिसर की भी होती है, एक मिडिल मैनेजमेंट लेवल की भी होती है, एक सीनियर मैनेजर की। बट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट सबकी अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि सब एक ही ट्रेनिंग में ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो चाहे ऑफ द जॉब, ये आप लोग एचआरएम में पढ़ चुके हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। बट ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, एक पर्टिकुलर लेवल के हियरार्की के व्यक्ति के लिए क्या एप्लीकेबल होगा वो डिपेंड करेगा उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो व्यक्ति के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। एक शॉप फ्लोर के लेवल के व्यक्ति को क्या जरूरत है या एक मिडिल मैनेजर को क्या जरूरत है, ये उसकी नीड के ऊपर डिपेंड करेगा और ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली प्लान करी जाती है। देन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को बदलना है विद द चेंजिंग टाइम्स। So organization development intends to change beliefs, attitude, values and structure of the organization। ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन को बदलता है क्योंकि बाहर की दुनिया के साथ हमें कंपीट करना है, हमें बाहर की दुनिया के अनुसार खुद को ढालना है। बहुत सारे फैक्टर जो एनवायरमेंट में है, जैसे लीगल फैक्टर है, कॉम्पिटिटिव फैक्टर है, मार्केट फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होते, बल्कि हमें खुद को डेवलप करना होता है। देयर लाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, जहां लोगों के बिलीफ सिस्टम को, एटीट्यूड को, वैल्यूज को, भाई अगर हम बोले कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वहां के ज्यादातर लोगों का वैल्यू सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन तो एक नॉन लिविंग थिंग है बट इट बिकम्स अ लिविंग बीइंग बाय हिज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उनका वैल्यू सिस्टम, उनका एटीट्यूड, उनका बिलीव वो बेहतर होना चाहिए सो दे कैन बेटर एडेप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजीज। नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने में वो सक्षम हो, मार्केट के चैलेंजेस को समझ पाए और द डीजिंग रेट ऑफ चेंज, इट्स डीजिंग का मतलब चक्कर आ जाए, इतना तेजी से चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में, टेक्नोलॉजी में, कि हमें लगातार अपने को उसके अनुसार वी हैव टू कीप ऑन स्ट्रगलिंग टू कैच अ फुट होल्ड एंड टू डेवलप आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। ये बहुत जरूरी है, वरना ऑर्गेनाइजेशन फेल करेगा, पिछड़ जाएगा आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में। Organization is an open system and therefore must develop itself by
अडॉप्ट इन वेरियस चेंजेस टू मीट द चैलेंजेस थ्रोन आउट बाय द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट। जो अभी मैंने बात कही वही इस पॉइंट में है कि निरंतर हमें चेंजिंग एनवायरमेंट के अनुसार अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बदलना है, और ऑर्गेनाइजेशन को बदलना तभी पॉसिबल है जब हम लोगों के एटीट्यूड, वैल्यूज, उनकी नॉलेज, उनकी बिलीफ सिस्टम को, सब चीजों को बदले और नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाते हुए आगे बढ़े। सिक्स सिस्टम है बच्चों रिवॉर्ड। रिवॉर्ड सब जानते हैं। रिवॉर्ड सबको अच्छा लगता है। एक प्रमोशन होता है, सबको खुशी होती है। सैलरी इंक्रीमेंट होती है, सबको खुशी होती है। बॉस शाबाशी देता है, सबको खुशी होती है। रिवॉर्ड कई तरीके के हो सकते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट मिला लोगों की प्रेजेंस में, वो भी आपकी खुशी है। अल्टीमेटली रिवॉर्ड का एम क्या है? रिवॉर्ड का एम है कि लोगों को बेहतर काम के लिए रिवॉर्ड किया जाए, जिससे कि वो और बेहतर काम दे सके बाय मोटिवेटिंग दोज पीपल। मोटिवेशन इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम, और इसको अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, लेट मी टेल यू, इफ यू रिवॉर्ड अ पर्सन एंड मोटिवेट हिम, anything is possible by the human effort. So rewarding employees for his excellent performance, professional performance over and above their usual wage and salary boost up their morale and encourage others to work hard. दूसरे भी देखते हैं कि भैया उसको रिवार्ड मिला अच्छे काम का, हमें भी करना चाहिए। रिवार्ड सिस्टम आर टू बी लुक्ड आफ्टर बाय द एचआरडी। ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट देखता है। बाय रिवार्डिंग हार्ड एम्प्लॉइज, हार्ड वर्क एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड फर्दर। लोग और ज्यादा बेहतर अच्छा काम करते हैं जब उनको रिवार्ड मिलता है। आउटपुट गोज अप, ऑब्वियसली आप और बेहतर काम करते हैं। इट लीड्स टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। जब सारे ही लोग बेहतर परफॉर्मेंस देंगे तो नेचुरली ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की, वो चाहे किसी भी सेक्टर की कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बेहतर प्रोडक्टिविटी देगी, बेहतर आउटपुट देगी। रिवार्ड्स आर वन ऑफ द वेज टू रिमूव फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली लोगों को अगर मोटिवेट करोगे तो उनका फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन कम होगा और वो बेहतर इफेक्टिव एम्प्लॉय बनेंगे। स्लो वर्क टेंडेंसीज कैन ऑल्सो बी रिमूव। लोग धीरे धीरे लेथार्जिक होते हैं, अच्छी तरह काम नहीं करते हैं। जब उनको रिवॉर्ड दिया जाता है अच्छे काम के लिए तो बेहतर काम करके दिखाते हैं। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, एक्सटेंसिव में दो तरह के होते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब है रिसीव बाय इंडिविजुअल देमसेल्फ एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन विद द जॉब। हमारे जॉब को इस तरह से बनाया जाए कि वो इंटरेस्टिंग बनाया जाए, हमारे अनुरूप बनाया जाए, हमें वो अच्छा लगे। एनरिचमेंट का मतलब होता है बेहतर बनाना जॉब, जिससे कि हमारा मन लगे उस काम को करने। रीडिजाइनिंग ऑफ द वर्क टू इंक्रीज पर्सनल वर्क टू वर्कर, यानी कि उस काम को करने में हमें मजा आए, हमारा इंटरेस्ट बढ़े। ये इंट्रिंसिक रिवॉर्ड होता है। एक तो होता है कि भाई मॉनिटरी रिवॉर्ड, आपका पे प्रमोशन कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, वो एक एक्सटेंसिव रिवॉर्ड में। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि आपके वर्क कंटेंट को, आपके जॉब को एनरिच किया जाता है, उसको बेहतर बनाया जाता है, आप उसे लाइक करने लगते हो, आपका मन लगने लगता है। ये भी एक तरह का रिवॉर्ड है, उसे इंट्रिंसिक रिवॉर्ड कहते हैं। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड इज अ प्लेजर और वैल्यू रिसीव फ्रॉम द कंटेंट ऑफ अ वर्क बाय द एम्प्लॉय। आपको अपने काम में मजा आता है, ठीक है, आप उसे वैल्यू करते हो, आप उसकी कदर करते हो, and you enjoy doing whatever work has been given to you. So this is also a kind of intrinsic reward. If the work is enriched, if the work content is enriched, you also feel like doing that work and you are more motivated to work on that because it is working. The working is according to your liking. It becomes like that. Then extrinsic reward on the other hand are reward received by the employees including direct compensation, जो पे वगैरह मिल रहा है, indirect compensation like non-financial reward like higher बेसिक पे, आपकी पे का बेसिक इंक्रीज किया जाता है, ओवर टाइम दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग करी जाती है, अपॉर्चुनिटीज टू परचेज, स्टॉक ऑप्शन प्लान्स होते हैं। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के आपको स्टॉक्स दिए जाते हैं, यानी शेयर्स दिए जाते हैं। पे फॉर हॉलीडेज, आपको पेड हॉलीडेज वगैरह दिया जाता है। ये तमाम चीजें एक्सटेंसिव रिवॉर्ड में आती है जो पैसे से रिलेटेड है और इनके कारण आपको अच्छा लगता है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने और वो आप और अच्छा काम करके दिखाते हो। द एम्प्लॉइज वांट देयर डायरेक्ट कंपनसेशन टू बी लिंक विद देयर असेसमेंट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। हमने बहुत अच्छा टारगेट पूरा किया, कंपनी हमें हॉलीडे पैकेज में गोवा भेज रही है, बॉम्बे भेज रही है, ऑब्वियसली हर आदमी को अच्छा लगेगा, परिवार के साथ भेजा जा रहा है। सो एक्सटेंसिव रिवॉर्ड, सो रिवॉर्ड्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ऑल्सो एंड एक्सटेंसिव रिवॉर्ड ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब सिस्टम ऑफ HRD. Next is counseling. So counseling is an essential instrument of HRD. It serves several purposes. Counseling is a service provided to the employees regarding their personal problem. For this purpose, service of professional counselor need to be obtained. हर एक को अपने वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करके
चलना पड़ता है। और कई बार आदमी कहीं फंस सा जाता है, कहीं अपने को फंसा हुआ महसूस करता है, वो बैलेंस नहीं कर पाता है। हो सकता है घर में प्रॉब्लम हो, बच्चे की प्रॉब्लम हो, वाइफ की प्रॉब्लम हो, पेरेंट्स की प्रॉब्लम हो, और वो अपना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसे में उसको काउंसिल करना बहुत जरूरी है, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम्स का रास्ता दिखाया जा सके, डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसे वर्कआउट करना चाहिए वो बताया जा सके, और वो बेहतर आउटपुट अपना उन प्रॉब्लम से निकल के दे सके। नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।